अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो देखा था। इसमें एक क्वेश्चन था टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड। हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन है? मिस जो टेस्ट सिलेबस है उससे रिलेटेड है अभी। जी, आवाज नहीं आ अभी रही बेटा। आ रही है मिस? जी जी बोले। मिस मैंने कहना था कि जो टेस्ट का अभी जो है उसके सिलेबस से रिलेटेड है, तो अभी पूछ लो आप। हाँ हाँ जरूर पूछो बेटा। मिस मैंने कहना था कि उसके जो हमें जो सिलेबस आउटलाइन दी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्लिनिकल्स भी हैं, तो जो आपकी जो एम्ब्रियो वाली जो स्लाइड्स है उसमें जिस तरह इन डिटेल सारे क्लिनिकल्स हैं वो हमने सारी डिटेल्स करनी है कि बस ओवरव्यू लेना है कि उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या है, या हमने उसकी सारी डिटेल पढ़नी है कि जिसका साइंस क्या है, क्लाइनफेल्टर्स के, टर्नर्स के और ये सारे। वो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने जब डिस्कशन की उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज तीन तरह की होती हैं, एक न्यूमेरिकल होती हैं, एक स्ट्रक्चरल होती हैं, ठीक है। कि हमने थोड़ी सी डिटेल की थी जो सिंड्रोम्स है हमारे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ये सारी, इसकी डिटेल जब हमारा इसे चैप्टर है पूरा एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का, वो उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे जिसमें हमने साइंस एंड सिम्टम्स और सारा कुछ लिखा है। अभी हमें मिस सिर्फ ये अभी पढ़, टेस्ट, अभी हाँ टेस्ट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलीपोलाइडी क्या है, एनिपोलाइडी क्या है, ट्राइकोमी क्या है, ये इस तरह की जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी ना, ऑप्शंस क्या हैं, बस ये वाली चीजें आप लोगों ने करनी है। जो सिंड्रोम्स की डिटेल है वो नहीं करनी है। जी थैंक यू मच मिस, थैंक ठीक है मैम। अच्छा बेटा, और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी बेटा, किसी ने और कुछ पूछना है? ये ट्राइन साइकिल है इंक्लूड? जी ये ट्राइन नहीं साइकिल नहीं, इंक्लूड है टेस्ट में? नहीं नहीं बेटा, ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, हम लोगों ने जो है वो अभी तक अगर हम लोग देखें तो हमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है। माइटोसिस मियोसिस के बाद हमने जो है वो जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा है। फिर हम लोगों ने जो है वो यूट्राइन साइकिल्स किए हैं जिसमें हमने ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल किया है, और उसके बीच में हमने डिफरेंट डिटेल्स जो है वो की थी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? हाँ जी, फर्टिलाइजेशन का आपका क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। हाँ शाबाश, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। बेसिकली जो है हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है, अच्छा, फर्टिलाइजेशन जो है वो बेसिकली साइकिल, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जो कि हमारे पास ये सीक्वेंस, ये जो इवेंट्स हैं ये होना शुरू हो जाते हैं वंस जब स्पर्म और सेकेंडरी oocytes जो है वो इन कांटेक्ट आते हैं और उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में जो है वो फ्यूज होते हैं।
तब जो है हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो शुरू हो जाता है। हम इस तरह इसको कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के स्टार्ट होते ही, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर होते ही हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। टोटल बेटा कितने वीक्स ऑफ डेवलपमेंट है? मैम 40 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट है, शाबाश, ठीक है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन अकर होगी, तो उसको हम काउंटिंग शुरू कर देंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जाइगोट बनना शुरू हो गया, सारा कुछ होना शुरू हो गया, तो हमारे पास डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोइंग फीटस होगा, एम्ब्रियो होगा, उसके 40 वीक्स में से फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है एज सून एज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिगिंस। ठीक है, और ये इसने बिगिन कब करना है? जब स्पर्म और सेकेंडरी oocytes जो है वो कांटेक्ट करेंगे और उनकी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगी, और अल्टीमेटली हमारे पास मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनकी इंटरमिंगलिंग हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स अकर्स इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। हमने बात की थी कि यूट्राइन ट्यूब के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं बेटा? 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? Fundibulum, ampulla, एम्पुला, इशियम, फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूट्राइन पार्ट। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखो बेटा, ये जो हमें ये जो ब्रॉडर सा पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द इनफंडिबुलम, ठीक है। और फंडिबुलम में से हमें ये जो है ये फिंगर लाइक प्रोसेस जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, विच आर नोन एज फिम्ब्रिया। ठीक है, इनको हम जो है वो फिम्ब्रिया कहते हैं इनको, ये जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस हमारे पास इससे निकल रहे हैं इनफंडिबुलम में से। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है, दिस इज नोन एज दी एम्प्यूला। अगर आप लोग देखो तो एज कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ यूट्राइन पार्ट्स, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, ये थोड़ा सा जो है वो हमारे पास ब्रॉडर पोर्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो हमारे पास ब्रॉडर पोर्शन है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास इनफंडिबुलम, फिर हमारे पास एम्प्यूला, फिर उसके बाद हमारे पास इस्थमस, और उसके बाद जो पार्ट हमारे पास यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है वो जा रहा होता है, इसको हम यूट्राइन पार्ट कहते हैं। जो यूट्राइन कैविटी के अंदर फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जा रहा होता है, इसको हम यूट्राइन पार्ट कहते हैं। ये क्या चीज है बेटा? ये जो नजर आ रही है ये क्या चीज है? ओवरी, ओवरी है, शाबाश, ठीक है। और ये पीछे जो है ओवेरियन लिगामेंट है, जो कि इसको पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो अटैच कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये जो इसके अंदर ये डिफरेंट ये चीजें नजर आ रही हैं, ये क्या चीजें हैं? कॉर्पस ल्यूटियम और ये फॉलिकुलर डेवलप फॉलिकल्स, फॉलिकल्स, सारी साइकिल इसमें हमें ये पता है कि इसमें जो है वो डिफरेंट हमें जो है वो साइकिल्स, ये इवेंट्स हमें जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो हमें कॉर्पस ल्यूटियम भी नजर आ रही है, कुछ कॉर्पस एल्बिकेंस नजर आ रहे हैं, इनिशियली जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स भी जो है वो नजर आ रहे हैं। ये जो है ये एंट्रम वाला फॉलिकल हम सेकेंडरी फॉलिकल नजर आ रहा है, और जिसमें जो हमारा फुली डेवलप्ड फॉलिकल है, जिसमें हमारा सेकेंडरी oocyte जो है वो क्यूमुलस oocyte से सराउंडेड होता है, उसको हम टर्शरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो कहते हैं, यानी कि वो फुली मेच्योर फॉलिकल होता है। और उसने कितनी डायमीटर अटेन करना होता है फुली मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल ने? कितने डायमीटर तक जाते हैं ये? शाबाश, 25 mm तक जो है वो, जी शाबाश, 25 मिलीमीटर तक जो है वो इन्होंने, इनका डायमीटर जो है वो इंक्रीज होना होता है। अच्छा, यहाँ से जब सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय दी क्यूमुलस oophorus और कोरोना, जो क्यूमुलस oophorus है उसका हमने कहा था कि अल्टीमेटली जो क्यूमुलस oophorus होता है वो कोरोना रेडिएटा की लेयर जो है वो फॉर्म कर लेता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज हुआ है, इसके सबसे आउटर मोस्ट जो है वो हमारे पास कोरोना रेडिएटा की लेयर होगी, उसके बाद अंदर जोना पेलिसुइडा की लेयर होगी, और फिर हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte जो है वो हमारे पास पड़ा होगा। तो ये है जब ये रिलीज होगा, वो जो सारा प्रोसेस हमने देखा था ओवेरियन साइकिल का, और वो सारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। अच्छा, कौन सा हार्मोन जो है वो इसको रिलीज करेगा? सेकेंडरी oocyte की रिलीज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? LH। LH सर्ज जब आएगी उस वक्त जो है वो मिड साइकिल का डे
तो ये जो है हमारे पास इसकी सेकेंडरी oocyte की जो है वो रिलीज को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। और ये जो है इसकी ना स्वीप लाइक मूवमेंट हो रही होती है, स्वीपिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं यहाँ पर। ये जो फिम्ब्रियल एंड्स होते हैं इनकी स्वीपिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं, और ये स्वीपिंग मूवमेंट्स के थ्रू oocyte को जो है वो अपने अंदर जो है वो उठा लेंगे। इसकी फिंगर्स जो हैं वो ऐसे स्वीप करके इसको oocyte को ओवरी के ऊपर से जो है वो उठा लेती हैं। यहाँ से जो है ये एंटर हो जाएगा इनटू दी इनफंडिबुलम और अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दी एम्पुला। इसकी जो है ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हो जाती है इन दी डायरेक्शन ऑफ द यूरिन कैविटी, यूट्रस की तरफ जो है ये जाना जो है वो हमारे पास शुरू हो जाए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो स्पर्म्स डिपॉजिट होते हैं विजाइना के थ्रू जो स्पर्म्स हमारे पास यहाँ पर सर्वाइकल केनाल में और सर्विक्स में जो है वो विजाइना में जो बेसिकली वो एंटर होंगे, उनमें से तकरीबन सिर्फ 1% ऑफ स्पर्म्स जो है दे विल एंटर इनटू द सर्विक्स। और इसमें जो है ये हमारे पास ये स्पर्म की मूवमेंट भी, प्लस हमारे पास सर्विक्स की मूवमेंट्स, प्लस जो ये यूट्राइन ट्यूब ये जो इसकी मूवमेंट होती है मस्कुलर वॉल्स ऑफ द यूट्रस की भी, ये सारी की सारी जो हैं ये प्रोपेल करेंगी और एड करेंगी स्पर्म को टू रीच द यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, इस यहाँ से अगर आप लोग ये डायग्राम देखो तो यहाँ से हमारे पास oocyte ने ट्रैवल करना शुरू करना है, और इस ऑपोजिट डायरेक्शन से विजाइना के रूट जो है वो हमारे पास स्पर्म ने जो है वो ट्रैवल करना जो है वो शुरू करना है। अच्छा, ये जो स्पर्म हमारे पास ये जो डिपॉजिट होते हैं इसमें विजाइना में जो स्पर्म डिपॉजिट होंगे, इसमें जो है वो कुछ म्यूकोजल फ्लूइड्स होते हैं विजाइना में भी, और हमारा ये जो सर्वाइकल केनाल होती है इसमें। तो ये स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पर एंटर एक मिनट बेटा। अच्छा जी बेटा, ये जो है ये स्पर्म्स जो है विजाइना में कुछ म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं और कुछ जो है वो सर्वाइकल केनाल में जो है वो म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं वो इन एरियाज में जो है वो स्टोर हो सकते हैं और यहाँ पर जो है वो स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, तो हम ये अब बात कर रहे थे कि जो टोटल स्पर्म इजैकुलेट होता है उसमें से तकरीबन 1% स्पर्म जो हैं वो सिर्फ एंटर होंगे इनटू द सर्विक्स, और सर्विक्स में जो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म इटसेल्फ प्लस जो है हमारे पास यूट्रस की जो वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारी चीजें जो है वो हेल्प आउट करेंगी स्पर्म को टू रीच द यूट्राइन ट्यूब्स। और इन द वे ये जो हमारे पास ये जो है इसमें हमारे पास जहां पर ये ट्रायंगल शो हुए हैं यहाँ पर हमारे पास स्पर्म्स जो हैं वो स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है दे कैन वेट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंटिल दे आए। तो ये जो है यहाँ पे ये वेट कर सकते हैं, और स्लो आफ्टर यानी कि इजैकुलेट के बाद भी, वैसे कहते हैं कि 20 आवर्स के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आफ्टर डिपॉजिटिंग इन द विजाइना स्पर्म टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू रीच द एम्प्यूला, यानी कि 5 मिनट्स में जो है वो स्पर्म एम्प्यूला तक रीच कर जाएगा, और अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन होनी है तो वो जो है oocyte को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेगा। लेकिन कुछ स्पर्म्स जो हैं वो तकरीबन 45 मिनट्स भी जो है वो लेते हैं, और इसके अलावा कुछ डिले भी हो सकते हैं, आफ्टर 1 to 2 डे भी जो है ये प्रोसेस हो सकता है। और इन द मीन वाइल ये जो स्पर्म्स होंगे वो इन जगहों पे जो है वो अपने आप को जो है वो डिपॉजिट कर लेते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ वेट। इसमें जो है ये विजाइनल फॉर्म्स हो सकते हैं, सर्वाइकल केनाल हो सकती है, और इस्थमस का पोर्शन जो है हमारे पास हो सकता है जो कि यूट्राइन ट्यूब का जो है वो पार्ट है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अच्छा ये जो है 2 to 7 आवर्स भी जो है वो हमारे पास यूट्राइन ट्यूब में जो है वो ये ले सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जब व्हेन द स्पर्म रीच isthmus व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ये जो है लेस मोटाइल हो जाते हैं, इनकी मोटिलिटी जो है वो सीज हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी माइग्रेशन जो है वो सीज हो जाएगी। यानी कि अब ये फर्दर isthmus के बाद कौन सा पार्ट है इनका? एम्प्यूला एम्प्यूला, शाबाश, एम्प्यूला। तो ये जो है isthmus में ही इनकी जो है ये फर्दर इनकी मूवमेंट जो है वो सीज आउट हो जाएगी और ये एम्प्यूला तक रीच नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन हुई है, ठीक है, ओव्यूलेशन हुई है, यहाँ से जो है वो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हुआ है। ये सेकेंडरी oocytes जो है वो कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स। और ये कीमो अट्रैक्टेंट्स जो हैं वो फिर दोबारा स्पर्म जो है वो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो पहले जो है इनिशियली प्रोसेस में क्या होगा कि स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, सर्विक्स में एंटर होगा, सर्विक्स से जो है वो यूट्राइन कैविटी से ट्रेवल करेगा, यूट्राइन कैविटी से जो है वो यूट्राइन ट्यूब्स में एंटर होगा, यूट्राइन पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से क्रॉस करेगा, उसके बाद वो isthmus तक पहुंचेगा, isthmus तक पहुंच के उसकी मूवमेंट जो है वो सीज हो जाएंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा कि यहाँ से सेकेंड oocyte जो है वो रिलीज होगा और सेकेंडरी oocyte के में से जो है वो सब्सटेंस रिलीज होंगे जिनको हम कीमो अट्रैक्टेंट्स कहेंगे, और वो कीमो अट्रैक्टेंट्स जो हैं वो इसकी फर्दर मूवमेंट को जो है वो इनिशिएट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आई? यस मैम। अच्छा, अब क्या प्रोसेस है कि हमारे पास ये जो स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, इसने जब फर्टिलाइज करना है तो ये जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में ये कौन बर्तन धो रहा है? ये बर्तन कौन धो रहा है? ये माइक म्यूट कर लें बेटा प्लीज। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि सेकेंडरी oocyte के पास जाने से पहले स्पर्म को जो है वो अपने कुछ जो है वो उसको अपने अंदर जो है वो कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और चेंजेस के बाद द स्पर्म विल बी एबल टू फर्टिलाइज विद द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस हमारे पास होगा जिससे स्पर्म पास आउट होगा दैट इज नोन एज द कैपेसिटेशन एंड द एक्रोसोम रिएक्शन। कौन से दो प्रोसेसेस होंगे जिनके थ्रू हमारे पास इन्हें करना है, स्पर्म ने पास करना है बेटा? कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोम। बेटा ये किसका माइक ओपन है? हाँ जी बेटा, ये किसमें से आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही जी मेरे माइक में से तो नहीं इस तरह से आवाज आ रही। मैम। ये मिस हाइका हैं, कोई इनको बोले। ये हाइका 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 है हाइका। हाइका से मैसेज करो, क्या पता सो रही हूँ, मैसेज करो उसको। हाइका मैसेज करो बेटा, अपना माइक म्यूट करे, वो मुझे लगता है सो रही है वो। मैम मैम आपके आप पास अपनी ऑप्शन तरफ नहीं से है, म्यूट आप कर नहीं कर सकते। सकते। यार मैं देखती हूँ।
अच्छा बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. अच्छा चले हम देखते हैं इसको। हमने क्या बात की कि स्पर्म को बिफोर फर्टिलाइजेशन शुड हैव टू गो अंडर टू प्रोसेसेस, जिसको हम जो है वो कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये अगर करेंगे स्पर्म में, तो देन द स्पर्म विल बी एबल टू गेट फ्यूज विद द जाइगोट, then fuse with the secondary oocyte and form the zygote। ठीक है। अब कैपेसिटेशन क्या होता है बेसिकली, इसमें ये कोरोना रेडिएटा में एंटर होने से पहले, कोरोना रेडिएटा का सबका कॉन्सेप्ट है। कोरोना रेडिएटा क्या चीज है बेटा? हाँ जी बेटा। मैम एक follicular layer. यस मैम। फॉलिकुलर लेयर के बाद, ज़ोना पैलेस्ट्रा के बाद में लेयर है। ठीक है। और बेसिक बेटा जो क्यूमुलस ऊफोरस था, ठीक है, क्यूमुलस ऊफोरस के जो सेल्स थे उन्होंने ये जो है हमारे पास कोरोना रेडिएटा जो है वो फॉर्म की है। क्यूमुलस ऊफोरस क्या था कि जब हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो गया था, एंट्रम बीच में बहुत सारा एंट्रम बन गया था और सेकेंडरी oocyte जो है वो पुश हो गया साइड, एक साइड पे जो है वो पुश हो गया था। तो जो फॉलिकुलर लेयर थी, उन फॉलिकुलर लेयर ने उस सेकेंडरी oocyte को जो बिल्कुल में चला गया था उसको सराउंड कर लिया था। और ये फॉलिकुलर सेल्स लेयर, जिसका पहले हमने कोई नाम नहीं रखा था, जस्ट हम इसको फॉलिकुलर सेल कहते थे, जो कि कोलमनर इन शेप थे और इंक्रीज कर गए थे इन नंबर्स। तो वो फॉलिकुलर सेल्स जो सेकेंडरी oocyte को सराउंड करेंगे उनको हमने कहा कि ये क्यूमुलस oophorus इन्होंने फॉर्म कर लिया है, एंड दैट क्यूमुलस oophorus विल एक्ट एज कोरोना रेडिएटा। ठीक है। अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये एक एक्टिवेशन प्रोसेस है और इसमें तकरीबन 7 आवर्स जो हैं वो लगते हैं और ये सारी कंडीशनिंग, बेसिकली ये कंडीशनिंग होती है, या इसको हम कहते हैं कि ये एक्टिवेशन प्रोसेस है फॉर द स्पर्म एंड इट विल टेक इनसाइड दी, ये हमारे फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट में ये चेंजेस हो रही हैं। ठीक है। ये बात हमने याद रखनी है, फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट में, यानी कि ये यूट्राइन ट्यूब में एंटर हो चुका है स्पर्म, तब उसमें ये चेंजेस जो है आना शुरू होंगी। कौन कौन सी चेंजेस आनी है बेटा? कौन कौन से प्रोसेसेस होने हैं? कैपेसिटेशन एक्रोसोम कैपेसिटेशन होनी है और एक्रोसोम रिएक्शन। और ये कहाँ पर होनी है? यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होंगी। और पीरियड ऑफ कंडीशनिंग एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स? 7 आवर्स। ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, इसमें जो है हमारे पास कुछ एंजाइमेटिक चेंजेस होती हैं और ये एंजाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो रिजल्ट करती हैं इन द रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट, जो कि उसके ऊपर पड़ा हुआ था, हमारे स्पर्म के ऊपर पड़ा हुआ था। और इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होती हैं उनका जो है ये रिमूवल करती हैं। और इसमें जो है बेसिकली हमारे पास कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो नहीं आती हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का क्या मतलब है बेटा? हम शेप में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, यानी उसका जो स्ट्रक्चर था, बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर था, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर था, टेल, मिड पीस, नेक, हेड, एक्रोसोम, उनमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं। सिर्फ ये जो है वो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक चेंजेस होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हुई हैं फॉर द रिमूवल ऑफ ग्लाइको प्रोटीन कोट एंड सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट थी हेड के साइड पे। तो उनके रिमूवल के लिए जो है हमारे पास ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक। तो इसमें जो है कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी। और ये हमारे पास यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब्स में होंगी। और इसमें जो सिक्रीशन होंगी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की, वो भी उनमें भी कुछ कैपेसिटेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की जो फॉलिकुलर, बेसिकली जो फॉलिकुलर सेल से फॉलिकुलर फ्लूइड
जो है वो सिक्रीट हो रहा होगा, वो उनमें भी इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि वो कैपेसिटेशन को जो है प्रोसेस को इनहेंस करें। और उसमें भी ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, फीमेल जो फ्लूइड्स होते हैं, जो फॉलिकुलर फ्लूइड्स होते हैं, उनमें भी ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो हेल्प आउट करेंगे ताकि ये जो हमारे पास एक्रोसोमल रीजन में ग्लाइकोप्रोटीन और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव कर सके। ठीक है, बात समझ आई है? मैम ये यूटेराइन नहीं हो रहा है ना अभी, वो एम्प्यूला में नहीं गया ना स्पर्म? नहीं बेटा, एम्पुलम मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्राइन ट्यूब में या तो ये यूट्रस में इसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यूट्रस में, या फिर उसके जो इनिशियल पार्ट है यूट्राइन ट्यूब में। अभी हमने बात की थी कि थिमस पे पहुंच के इसकी मूवमेंट जो है वो सीज डाउन हो जाएगी, इसकी मोटिलिटी थी वो सीज हो जाएगी, और वो मोटिलिटी तब फर्दर प्रमोट होगी जब वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ओव्यूलेशन रिलीज होगी, और वहां से कीमो अट्रैक्टेंट्स जो हैं वो रिलीज होंगे और इसको जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। इन द मीन वाइल जब इसका इस्थिमस में या यूट्रस में स्टे है तो इट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन एंड रिएक्शन, ताकि ये अपने आप को जो है वो कंडीशन कर सके। तो कैपेसिटेशन में हमने ये क्या देखा कि ये पीरियड ऑफ कंडीशनिंग है दैट विल अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। It will take 7 hours and it is a chemical process in which enzymatic reactions takes place, and these enzymes will be responsible for the removal of glycoprotein coat and seminal plasma proteins from the acrosomal region of the spermatozoa. ठीक है, और इसमें there will be no morphological changes occurring in the sperm. ये बात सबको समझ आ गई है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, और इसमें हमारे पास इन केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास और फीमेल जेनिटल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के हमारे पास ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर फ्लूइड विल आल्सो हेल्प आउट इन दिस प्रोसेस। ठीक है, में भी जो है हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारे पास इसको जो है वो हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, कैपेसिटेशन हो गई हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन कोट जो है वो रिमूव हो गया, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो रिमूव हो गए। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन व्हिच विल अकर इज द एक्रोसोम रिएक्शन। और एक्रोसोम रिएक्शन जो है इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो स्पर्म होगा इसमें जो है ये रिएक्शन बेसिकली तब अकर होता है जब हमारे पास स्पर्म ने पास करना है थ्रू द जोना पेलिसिडा। कैपेसिटेशन हो गई है, वहां से अगर कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज हुए हैं, स्पर्म जो आगे अपनी मोटिलिटी जो है वो स्टार्ट कर देगा एंड इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स द एम्प्यूला तक जाना शुरू हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास जब ये कोरोना रेडिएटर को क्रॉस कर रहा होगा और जोना पेलिसिडा तक जाने की कोशिश कर रहा होगा, तब ये हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं वो अकर होंगे, और इसमें अब जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो शुरू होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक्रोसोम रिएक्शन, हमारे पास स्पर्म के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हम एक्रोसोम की जो है वो फ्यूज कर जाएगी जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है उसके साथ। ठीक है, स्पर्म हेड पे जो उसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी, और इस फ्यूजन की वजह से हमारे पास जो है वो रप्चर होगा और मल्टीपल इसमें जो है वो हमारे पास परफोरेशंस बन जाएंगी, और उसकी वजह से हमारे पास एंजाइम रिलीज होगा एक्रोसोम में। और इसमें जो है प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हमारे पास बेसिकली जो है वो स्टिमुलेट करेगा एक्रोसोम रिएक्शन को। प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस जो है वो एक्रोसोम रिएक्शन को जो है वो स्टिमुलेट करेगी। और जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं बेसिकली उनमें फॉलिकुलर फ्लूइड के अलावा प्रोजेस्टेरोन भी जो है वो लार्ज में जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है, तो वो जो है वो हमारे इसको जो है वो स्टिमुलेट करेगा कि रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाए। ठीक है, और इसमें जो है ये जो एंजाइम रिलीज होंगे बेसिकली हमारे पास जो है इसको पैसेज जो हमारा एक तरह का रास्ता बनाएंगे, ताकि उस पैसेज से जो है वो स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटा से और जोना पेलिसिडा से होता हुआ जो है वो आगे की तरफ जो है वो चला जाए। और इसमें हाइलुरोनिडेज जो है वो बेसिकली इसमें हमारे पास जो है वो रोल जो है वो प्ले करेगा।
हैं तो ये हमारे पास एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो कब अकर है, जब जोना बाइंडिंग हो जाएगी और जोना प्रोटीन्स ये ZP1, ZP2, ZP3 जो हैं वो स्पेसिफिकली जो ZP3 जो है वो बाइंड करेगा और जो एक्रोसोम रिएक्शन है उसको जो है वो इनिशिएट करेगा। अगर आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में देखो तो ये एक्रोसोम वाला पार्ट है जो आगे हमारे पास पड़ा हुआ है और यहाँ से हमारे पास जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आ रहे हैं, परफोरेशंस जो है वो उनमें परफोरेशंस होती हैं, ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड करते हैं, इसमें ये डिफरेंट परफोरेटर्स बनते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट है वो जो है वो हमारे पास रिलीज हो रहे हैं। जो एक्रोसोमल है के अंदर यहाँ पर ऊपर ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट थे ये जो है ये फिर रिलीज होंगे और ये एंजाइम्स जो हैं वो पैसेज क्रिएट करेंगे थ्रू जोना रेडिएटा एंड जोना पेलिसिडा दैट अल्टीमेटली स्पर्म जो है वो एंटर होना जो है वो हमारे पास शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये न्यूक्लियस जो हेड वाले पोर्शन में ये हमारे पास एक्रोसोम पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसकी एक्रोसोम की ये जो ऊपर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है वो परफोरेशंस होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये किस तरह जो है वो परफोरेशंस हो रही हैं और एंजाइम जो है वो ये फ्यूजन पॉइंट्स, पहले हमें यहाँ पर ये फ्यूजन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद फ्यूजन पॉइंट्स पे जो है वो परफोरेशंस हो जाएंगी और परफोरेशंस होंगी तो इसके अंदर से हमारे पास जो एक्रोसोम जो था, जो एंजाइम्स थे वो रिलीज होंगे और जो है अल्टीमेटली स्पर्म को जो है वो सपोर्ट करेंगे कि ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा से और जोना पेलिसिडा से गुजरता हुआ अंदर सेकेंडरी साइड तक जो है एंटर हो जाए। यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? मैम जो ये पैसिटेशन था उसमें हमारे पास एक्रोसोम मतलब कि रिमूव नहीं जो हमारे पास पैसिटेशन था उसमें नहीं एक्रोसोम रिमूव होता। एक्रोसोम नहीं रिमूव हुआ था, एक्रोसोम के ऊपर जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन लेयर थी, यहाँ पर हमने कहा था कि एक्रोसोम बन जाता है और एक्रोसोम के ऊपर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है और इसके अराउंड जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसके भी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो इसके अंदर इसके ऊपर होते हैं, यानी कि ये एक्रोसोम का पोर्शन भी जो है वो हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है और ये ओवरलाइन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। कैपेसिटेशन में सिर्फ क्या हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन हुए, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हुए, उसकी वजह से ये जो इसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी और सेमिनल प्लाज्मा की जो एक लेयर थी जो यहाँ पर प्रोटीन्स प्रेजेंट, वो सिर्फ जो है वो शेड ऑफ होंगे, वो प्रोटीन्स जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और इस एक्रोसोम को जो है वो बेयर कर देंगे कि वो जो है वो आगे फर्दर रिएक्शन के लिए तैयार हो जाए। कैपेसिटेशन जो यहाँ पर लेयर थी आगे ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की उसको रिमूव किया है, जो ग्लाइकोप्रोटीन कोड था उसको रिमूव किया है। क्या बेटा? और किसी ने कुछ पूछना? मैम जी बेटा। मैम ये जो कैपेसिटेशन है ये सब स्पर्म्स में होगी और जो एक्रोम रिएक्शन है वो ओनली वन स्पर्म में होगा जो पेनिट्रेट करेगा जोना पेलिसिडा में? हाँ जी, वो सिर्फ उसमें वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकते हैं, लेकिन होता है कि अभी आप लोग आगे फर्टिलाइजेशन करोगे कि फर्टिलाइजेशन के जब हम स्टेप्स देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जवान स्पर्म जो है वो एंटर हो जाता है और वो जोना पेलिसिडा को क्रॉस कर लेता है तो उस लेयर में, जोना पेलिसिडा वाली लेयर में एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं जोना रिएक्शन और उस रिएक्शन से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि वो फौरन जो पॉइंट ऑफ एंट्रेंस थी एक स्पर्म के बाद पॉइंट ऑफ एंट्रेंस को जो है वो क्लोज कर देता है, जोना जो है वो उसको क्लोज कर देगा, वहां पर जोना रिएक्शन होगा और फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म जो है वो प्रोहिबिट हो जाएगी और वहां पर फिर फर्दर कोई स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है, या आगे हम जब स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसमें देखते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटेशन have occurred to remove the glycoprotein code and there was no morphological changes in the nucleus.
ठीक है। अब एक्रोसोम रिएक्शन जो है उसमें बेसिकली हमारे पास अब चेंजेस आना शुरू हुई हैं और हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर करेगी जो कि एक्रोसोम के आगे प्रेजेंट है और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एक्रोसोम जो प्रेजेंट था इनसाइड उसकी रिलीज होगी और फिर स्पर्म जो है वो उसका हेड जो है वो उसमें इस काबिल हो जाएगा कि वो आगे से फर्दर जो है वो हमारे पास फर्दर उसकी जो है वो मूवमेंट हो सके। ठीक है, अब यहाँ तक सबको बेटा समझ आ गया? मैम मेरी बात सुने, ये अच्छा, अब क्या होगा, अब हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजेशन का जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू होना है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बेसिकली उसको 24 आवर्स चाहिए ताकि उसके सारे फेजेस जो हैं वो अकर हो सके। इन जो है वो हमारे पास जो सबसे पहला फेज है दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा। अब आगे आके जब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपके ये जो एक्रोसोम रिएक्शन और क्रोमोसोमल रिएक्शन ये जो थे हमने पढ़े, इन दोनों कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन के फर्दर आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह जो है ये कंडीशनिंग जो है वो हमारे पास हो रही है। तो स्पर्म ने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले इट विल पास थ्रू द कोरोना रेडिएटा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये स्पर्म विल पेनिट्रेट द जोना पेलिसिडा यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेलिसिडा। उसके बाद जो है हमारे पास फ्यूजन ऑफ द oocyte एंड स्पर्म सेल मेम्ब्रेन्स, इसका प्रोसेस होगा, ये फ्यूजन होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास जो स्टेप होगा या फोर्थ जो इवेंट अकर होना है वो होना है कि सेकेंडरी oocyte ने अब अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन को जो है वो कंप्लीट करना है। दिस इज द पॉइंट व्हेन द सेकंड मेयोटिक डिवीजन विल बी कंप्लीटेड एंड देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ, हाँ जी, एग नहीं, सेकेंडरी डिवीजन कंप्लीट हो रही है तो एक तो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और उसके साथ दूसरा क्या बनेगा, पोलर बॉडी। polar body। शाबाश। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द टाइम व्हेन फ्यूजन के बाद फ्यूजन ऑफ oocyte हुआ है विद द स्पर्म और इस टाइम पे जो है वो हमारे पास सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो रेस्ट हुई थी इन कौन से फेज में रेस्टेड थी बेटा, मेटाफेज 1। शाबाश, मेटाफेज 1 में वो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगी और पूरा मेच्योर सेकेंडरी oocyte जो है वो हमारे पास बन जाएगा, जो कि पहले अरेस्टेड फेज में था, उसकी सारी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होगी और उसके बाद जो है हमारा जो ओवम था, जो न्यूक्लियस था, नाउ इट विल बी नोन एज प्रोन्यूक्लियस, ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ स्पर्म में चेंजेस होंगी, स्पर्म जो है वो टेल और वो अपने सारे पार्ट्स जो हैं वो उसके रिसॉर्प हो जाएंगे और सिर्फ उसका हेड जो है वो बचेगा और अल्टीमेटली हमारे पास मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो हैं वो एक दूसरे से जो है कंबाइन करेंगे और ज़ाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। तो इसमें तकरीबन हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं, इनमें जो मेन स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ द corona radiata. Second step will be the penetration of the zona pellucida and third step will be the fusion of the oocyte and the sperm cell membrane. इसी के आगे हम फर्दर डिटेल जो है वो करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा,
ये कोरोना रेडिएटा की पेनिट्रेशन कौन कर रहा है? स्पर्म। अब स्पर्म ने जो है इस कोरोना रेडिएटा से पास करना है और इसमें जो है हमारे पास कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं वो होंगे। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक्रोसिन एंड ट्रिप्सिन जो है ये रिलीज होगा फ्रॉम स्पर्म एक्रोसोम। ये हमने डायग्राम देखी थी वाली, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास क्या रिलीज हो रहा है? एक्रोसिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। ये हमें जो है ये हेड है, ये हेड है, ठीक है, हेड ऑफ स्पर्म है ये, और इसके बाहर ये जो था ये एक्रोसोम पड़ा हुआ था, ये एक्रोसोम वाला पोर्शन था। और इसमें जो है हमारे पास अब यहाँ से ये जो है क्या रिलीज हो रहा है? एक्रोसिन और ट्रिप्सिन जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक। उसके बाद इस एक तो ये अब ये हम सारे वो वाले सारे इवेंट्स देख रहे हैं, वो पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं which will promote the penetration of sperm through corona radiata। इसमें सबसे पहले क्या होना है कि एक्रोसिन एंड ट्रिप्सिन की रिलीज होनी है फ्रॉम स्पर्म एक्रोसोम। उसका जो वो ट्यूब में पड़ा हुआ है, जहां पर वो यूट्राइन ट्यूब में है, वहां पर जो उसका म्यूकोजा है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करा जो कि इस पेनिट्रेशन को जो है वो एड अप करेगा। और उसके बाद हमारे पास फ्लैजिला एक्शन। ये फ्लैजिला एक्शन किसका है बेटा? स्पर्म का जी, स्पर्म की जो मूवमेंट है इटसेल्फ, फ्लैजिलल एक्शन मतलब ये है कि जो स्पर्म की अपनी मूवमेंट है। तो कोरोना रेडिएटा से हमारे पास किस किस चीज ने एड आउट किया उसको, स्पर्म को के पेनिट्रेट वो करे? क्या क्या चीजें थी? 3 चीजें हमने देखी जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। पैसेज कैसे हो रहा है, स्पर्म कैसे उसको कोरोना रेडिएटा को लेयर पास आउट करेगा, उसको कैसे उसके अंदर से जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी बेटा? हाँ, एक्रोसिन और ट्रिप्सिन की रिलीज होगी। फिर और क्या होगा? ट्यूबल में कोजल एंजाइम्स होंगे और उसके अलावा स्पर्म की अपनी मूवमेंट, स्पर्म की अपनी मूवमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है मैम। जी, हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है उसका क्या फंक्शन होगा? वो भी इसकी जो है पैसेज को वो करेगा। पैसेज क्रिएट कैसे होगा बेटा? पैसेज कैसे क्रिएट होगा? एंजाइम्स जब कोरोना रेडिएटा तो जो बेसिकली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनको डिस्पर्स करना है। तो ये जो हाइलुरोनिडेज होंगे ये हेल्प आउट करेंगे कि वो पैसिव जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनको डिस्पर्स करें, जो एक लेयर बनी हुई थी उसको तोड़ें, उसको डिस्पर्स करें, ठीक है। अच्छा, ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम्स के बारे में बताइएगा। वो ट्यूबल म्यूकोजल एंजाइम्स में ही ये हाइलुरोनिडेज और ये वाले एंजाइम्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। ZP1, 2, 3 और हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स जो हैं वो इसी में जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और बेसिक जोना, लाइसिन, हाइलुरोनिडेज ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये रिलीज होंगे और वो उसकी डिस्पर्शन में जो फॉलिकुलर लेयर एक बनी हुई है, जो प्रॉपर एक लेयर बनी हुई है, उसकी डिस्पर्शन में जो है वो हेल्पफुल होंगे। मैम ये रिएक्शन एक्रोसोम रिएक्शन के बाद होगा ना? अभी ये जो पेनिट्रेशन हो रही है कोरोना रेडिएटा में, ये कोरोना रेडिएटा एक्रोसोम रिएक्शन भी हो रहा है और पेनिट्रेशन भी हो रही है। बेसिकली एक्रोसोम रिएक्शन, ये जो रिलीज है एक्रोसिन और ट्रिप्सिन, ये बेसिकली एक्रोसोम रिएक्शन ही हो रहा है। साथ साथ एक्रोसोम रिएक्शन होगा और साथ साथ स्पर्म जो है वो अंदर जो है वो पेनिट्रेट होगा। ये देखो यहाँ पर अगर बेटा आप लोग देखो इस डायग्राम को, तो यहाँ पर ये बाहर ये जो लेयर अब डिस्पर्स हो रही है, ये जो लेयर डिस्पर्स हो रही है, दिस इज द लेयर ऑफ दी ये जोना, ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये स्पर्म आ रहे हैं, जैसे ही वो कोरोना रेडिएटा से एंटर पास होना शुरू हुए, यहाँ से कुछ जो है वो एंजाइम्स निकल रहे हैं और यहाँ पर ये देखो आप साथ ही एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो। जैसे ही ये वाली मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा की मेम्ब्रेन इसके साथ टच करेगी, जोना मेम्ब्रेन जो है वो इसके साथ टच करेगी इसके एक्रोसोम से, वैसे ही यहाँ पर जो है
वो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, परफोरेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, और यहाँ एक्रोसोम में जो एंजाइम्स है वो जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और वो फर्दर जो है वो हमारे पास जोना पेलिस्टिडा की लेयर को जो है वो करेंगे, डिस्पर्स करेंगे, ताकि स्पर्म जो है वो उसमें एंटर हो सके। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये आप लोगों को इसमें से जो है वो नजर आ रहा है। और ये कुछ हमारे पास ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रिलीज होंगे, ये हम अभी आगे जाके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ग्रैन्यूल्स जो हैं वो हमारे पास क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये आप लोग इसका बड़ा सा डायग्राम देख सकते हो कि किस तरह जो है वो जोना उसको क्रॉस करना, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस कर रहे हैं। कोरोना रेडिएटा को हो सकता है मोर देन वन स्पर्म्स जो है, मल्टीपल स्पर्म्स जो है वो कोरोना रेडिएटर को क्रॉस कर लें, वहां पर इन सब में ये रिएक्शंस भी हो रहे होंगे, ये सारे काम भी हो रहे होंगे, लेकिन जोना पेलिस्टिडा को जो है 1 और 2 स्पर्म जो है वो एंटर करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पर जोना रिएक्शन और फिर ये लेयर जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मतलब हमने मैम इसका ये है ना कि ये कोरोना रेडिएटा को पास करने के बाद एक्रोसोम रिएक्शन होगा, उसकी वो जो परफोरेशन है वो बाद में बनेगी। हाँ, बाद में। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है पहला स्टेप हमारे पास हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ कि स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा को पास किया, और कोरोना रेडिएटा को पास करने के लिए उसको क्या चीज रिक्वायर्ड थी कि वो डिस्पर्स करे फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल्स डिस्पर्स कैसे हुए? एज रिजल्ट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, और ये एंजाइमेटिक एक्शन जो हैं वो किसने किए? जो कि एक्रोसोम से एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हुए थे। ठीक है, और ये जो है ये सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनको ये डिस्पर्स करते जाएंगे, और जो हमने देखा कि ये जो मूवमेंट थी, टेल की जो मूवमेंट थी, उसने भी जो है वो इसको हेल्प आउट किया। अब क्या होगा कि स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा जोना पेलिस्टिडा को, और अब जो है वो डाइजेस्ट होना है पाथ ने, और अगेन जो है वो हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, और ये जो है हमारे पास ये पाथ जो है यानी कि जोना पेलिस्टिडा की जो लेयर है उसने जो है वो इसमें से इसने जो है वो पास करना है। ठीक है, अब इसमें जो है एंजाइम होता है एक्रोसिन। ठीक है, वो जो है वो लाइसिस करेगा जोना पेलिस्टिडा की। एक्रोसिन जो एंजाइम है जो रिलीज होगा, तो जोना पेलिस्टिडा की जो लेयर है उसकी लाइसिस शुरू करेगा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या? ब्रेकडाउन जो है वो उसकी जो है वो शुरू करनी है, और वो कौन सा एंजाइम है जिसने ये रिलीज सारा काम करना है? एक्रोसिन जो है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास ये पैसेज जो है, जैसे ये आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर ये पैसेज क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली स्पर्म विल बी एबल टू क्रॉस द जोना पेलिस्टिडा। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स में ये देखी गई है कि अगर एक्रोसिन एंजाइम की रिलीज को रोक दिया जाए, एक्रोसिन जो है वो ना रिलीज हो, तो स्पर्म विल not be able to cross this zona pellucida layer। इसमें जो है वो ये नहीं क्रॉस कर सकता। तो इसका मतलब है कि एक्रोसिन जो एंजाइम है उसका रिलीज होना जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब क्या होगा कि फर्स्ट स्पर्म जो है वो पास करता है जोना पेलिस्टिडा पे, तो अब हमारे पास जो है वो जोना रिएक्शन होगा, और इसके बाद जो जोना रिएक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो जोना पेलिस्टिडा की लेयर थी ये इम्परमिएबल हो जाएगी। इम्परमिएबल का क्या मतलब है? जिसमें से पास ना हो सकता हो, पास ना हो सकता, पैसेज अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, अब जो है इम्परमिएबल हो जाएगी फॉर दी अदर स्पर्म्स, यानी कि जो बाकी पीछे से स्पर्म्स आ रहे हैं उनके लिए ये इम्परमिएबल हो जाएगी, और इट विल नॉट अलाउ अनदर स्पर्म टू एंटर इन दी उसमें, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस था, जो सेकेंडरी वो साइड था, इसमें अब इसको जो है वो एंटर जो है वो हमारे पास नहीं होने देगी। ठीक है, ये जो है बेसिकली इसमें जो है कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, सिर्फ अगेन ये एक फिजियोकेमिकल जो है वो रिएक्शन है, और इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो नहीं आएंगी। ये जोना, अब बात यह है कि ये जोना रिएक्शन होता कैसे, जोना रिएक्शन जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? उसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है वो कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज करता है।
ये हमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो रिलीज करता है और इसमें जो है वो लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि इंड्यूस करेंगे जोनल रिएक्शन को। ठीक है, ये लाइजोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये इसको इंड्यूस करते हैं जोनल रिएक्शन को। ठीक, अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो पेनिट्रेशन हुई कोरोना रेडिएटा की। कोरोना रेडिएटा की पेनिट्रेशन के लिए के बाद हमारे पास हुई पेनिट्रेशन जोना पेलोसिडा की। जोना पेलोसिडा के लिए हमने देखा कि एक्रोसिन एंजाइम जो था वो रिस्पॉन्सिबल था और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो है वो जोना रिएक्शन हुआ due to the release of lysosomal enzymes from the cortical granules which were released by the किसने रिलीज किए थे cortical granules? सेकेंडरी oocyte ने। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है ये एंजाइम्स रिलीज किए थे जिसकी वजह से जोना रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब जैसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो उसमें और एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो हमें ये भी पता चला कि विच सेकेंडरी oocytes आर अनएबल टू रिलीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, उनमें जो है वो हमारे पास रिएक्शन अगर नहीं होता एंड मोर देन वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द सेकेंडरी oocyte। ये जो ग्रैन्यूल है इसमें जो फॉलिकल है इसमें सेकेंडरी oocyte वाले फॉलिकल में हमारे पास मोर देन वन स्पर्म जो है वो एंटर हो सकते हैं एंड इट विल जब मोर देन वन स्पर्म एंटर होंगे तो क्या होगा बेटा? ट्राइप्लॉइडी। हाँ, क्या होगा बेटा? ट्राइप्लॉइडी। एम्ब्रियो जो ट्राइप्लॉइडी हो जाएगी। शाबाश। इसमें क्या काउंट हो जाएगी? उसकी क्रोमोसोमल काउंट क्या हो जाएगी? 69। शाबाश। इसमें जो है वो हमारे पास क्रोमोसोमल काउंट जो है वो 69 हो जाती है, यानी कि जो इसमें ट्राइप्लॉइड एम्ब्रियोज जो है वो बॉर्न किए वो अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास या तो स्पॉन्टेनियस ऑपरेशंस के थ्रू एबॉर्ट हो जाते हैं और जो है अगर कोई बॉर्न हो जाए तो ये अपनी बर्थ के थोड़ी देर बाद ही जो है उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये रीजन हो सकती है कि जो बहुत ज्यादा एज्ड oocyte होते हैं, यानी कि जो मेच्योर एल्डरली जो फीमेल्स होती हैं यानी कि 45 प्लस और इस तरह की, उनके जो oocytes होते हैं दे डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, तो उन फीमेल्स में या उस वक्त भी डायस्पर्मी के चांसेस जो हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? हाँ जी बेटा। Miss, can you repeat the function of cortical granules? Cortical granules are released by the secondary oocyte। ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये ब्लू कलर में ये cortical granules रिलीज हो रहे हैं and these cortical granules are responsible for secreting the lysosomal enzymes. These lysosomal enzymes will act and will be responsible for making the zona pellucidal membrane impermeable to the rest of the sperms after entering one sperm। ठीक है, cortical granules किसने रिलीज करने था? सेकेंडरी oocyte ने। इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने क्या सिक्रीट करना है? कौन सा एंजाइम सिक्रीट करना है? लाइसोसोमल एंजाइम। ये लाइसोसोमल एंजाइम क्या करेगा? जोना रिएक्शन को और इसको इम्परमेबल कर देगा। ठीक है, जोना रिएक्शन क्या होता है बेसिकली? वो जोना रिएक्शन क्या होगा? Lysis of zona pellucida and ring of head इम्परमिएबल करेगा जोना पेलिसिडा को और हमारे पास जो है वो फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ दी स्पर्म को जो है वो होल्ड कर लेगा और फर्दर पेनिट्रेट नहीं करेंगे और जो बाहर स्पर्म्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता रिसॉर्ब कर जाएंगे, फीमेल ट्रैक में ही एब्जॉर्ब जो है वो हो जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारे फर्टिलाइजेशन का पहला फेज क्या था? Penetration of corona radiata। कोरोना रेडिएटा। शाबाश। सेकंड फेज क्या था हमारे पास?
पेनिट्रेशन ऑफ शाबाश, जोना पेलिस्ट्रा। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड फेज है दैट विल बी द फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, फ्यूजन होनी है हमारे पास oocyte की और स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जो स्पर्म का हेड होता है वो अटैच करेगा टू द सरफेस ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगी यानी कि oocyte की और स्पर्म की वो हैं वो फ्यूज होंगी, और जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पर जो है वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, और हेड और जो टेल है वो साइटोप्लाज्म ऑफ दी oocyte में जो है वो हमारे पास एंटर कर जाएगी, और जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte के साथ ही बाउंड रहेगी। इसमें आप लोगों को कोई डायग्राम दिखाती हूँ। अच्छा, अच्छा, इसमें हम आगे जाके देखते हैं हमने क्या बात की। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बड़ी डायग्राम। चलिए आगे चलते हैं, तो इसकी कोई मैं डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें अब बेसिकली बेटा हमारे पास होना क्या है कि इसमें हमारे पास होनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन्स। ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन का प्रोसेस कैसे होगा कि जो स्पर्म हेड होगा वो अटैच करेगा टू द सरफेस ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जो सरफेस है उसके साथ है वो उसने अटैच करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर कांटेक्ट करेंगी, जहां पर अटैच होंगी एक दूसरे के साथ, वहां से ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ब्रेक डाउन होने के बाद जो हेड और टेल है स्पर्म की वो एंटर कर जाएगी इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, और उसकी वजह से क्या होगा वो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पीछे छोड़ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी पीछे रह जाएगी, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से हेड और टेल जो है वो एंटर हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte। ये बात समझ आई है? हाँ जी बेटा। रिपीट कर दो। प्लीज रिपीट। मैम ये पॉइंट रिपीट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये जो स्लाइड में नजर आ रहा है। यस मैम। अच्छा, इसमें हमने बात की कि हमारे पास थर्ड फेज क्या होना है कि अब फ्यूजन होनी है दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की जो फ्यूजन है या जो एडिशन है, एडिशन का मतलब होता है जुड़ना साथ। ठीक है, इसमें जो है कुछ एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे, कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। ठीक, उसमें से इंटीग्रिन्स होंगे साइड पे प्रेजेंट होंगे। ये इंटीग्रिन्स जो हैं, जो दूसरा केमिकल है लाइगेंड्स, जो उसके लाइगेंड्स हैं जो डिसइंटीग्रिन्स हैं वो होंगे स्पर्म पे। ये इंटीग्रिन्स जो हैं वो डिसइंटीग्रिन्स के साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो प्रमोट करेंगे एडिशन को या इस इंटरेक्शन को, कि दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हों, उस इंटीग्रेंस और डिसइंटीग्रेंस जो हैं वो रोल प्ले करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों जब एडहेयर हो जाएंगे एक दूसरे से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी तो उनकी फ्यूजन होगी, और जो है वो फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हेड और टेल है स्पर्म की वो एंटर हो जाएगी इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्पर्म की बिहाइंड रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। जी समझ आई है बेटा आप लोगों को? यस मैम। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, अच्छा, इसमें इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। इस डायग्राम में बेटा हमारे पास ये सबसे आउटर लेयर कौन सी है? हाँ जी, सबसे आउटर कोरोना रेडिएटर। ठीक है, और ये व्हाइट वाली लेयर कौन सी है?
जोना पेलिसिडा, शाबाश। ये अंदर ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है बेटा? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte में ये जो बीच में अब हमें ये चीज जो नजर आती है, ये इसके है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte का है न्यूक्लियस, और ये इर्द गिर्द है सारा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमारे पास स्पर्म ने जो है वो जोना कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट किया, जोना पेलिस्विडा को पेनिट्रेट किया। फिर ये जो है, ये जो बाहर है, दिस इज द मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte की। ये सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन को जो है वो हमारे पास जो है वो पेनिट्रेट करेगा। टेल, ये इसकी हेड और टी, ये इसको पेनिट्रेट करेगी। ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर ही छोड़ आएगा, पेनिट्रेट करेगा, और अल्टीमेटली ये भी जो है वो मेल प्रो न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म कर लेगा। और ये एक न्यूक्लियस पहले ही पड़ा हुआ था, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था, ये जो है ये इस तरह जो है ये रिएक्शन होगा। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो एक स्पर्म जो है वो एंटर हो गया है, और दूसरा स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो पा रहा है। ये जो है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं बेटा, ये देखो आप लोग, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का रिएक्शन होता है, और ये जो है हमारे पास ये इसको आगे फर्दर पेनिट्रेशन को जो है वो जो है वो नहीं होने देगा यहाँ पर एंटर। ये समझ आया आप लोगों को? यस मैम। यहाँ पर ये जो रेड यहाँ पर ये जो डायग्राम रेड, ये जो रेड सारे शो हुए हैं, दीज आर द सेकंड, ये दीज आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जोना रिएक्शन, ये जो होगा जिसकी वजह से आगे फर्दर पेनिट्रेशन जो है वो सीज आउट हो जाएगी। फर्दर पेनिट्रेशन नहीं होगी, और स्पर्म यहीं पर जो है वो रिजॉर्ब हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और ये जो एंटर हो रहा है, ये क्रॉस करता हुआ एंटर होगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो है ये इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? बस। अच्छा, यहाँ पर इस चीज को हम दोबारा जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये बात हमने कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पर अगर बेटा आप लोग देखो, एक्सक्यूज मी मिस, हम लोग की नेक्स्ट क्लास पे लिंक भी आ गया है। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम बाकी को जो है नेक्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।